नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। रीट एग्ज़ाम लेवल 2 मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज़ में आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का मॉडल टेस्ट पेपर 3। इससे पहले 2 मॉडल पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, ड व ढ व्यंजन है। किस प्रकार के व्यंजन है ये ड और ढ? अंतस्थ व्यंजन नहीं हो सकते। आपको पता है अंतस्थ व्यंजन जो है य व र ल, ये 4 व्यंजन जो है ये अंतस्थ है। ऊष्म व्यंजन भी नहीं हो सकते। ऊष्म व्यंजन यानी जिनको बोलते समय आपके श्वास के साथ गर्म हवा बाहर आए, वो ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिसमें आपके श श श है जो है ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। घोष वर्ण भी नहीं हो सकते। घोष यानी श घोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण श घोष होता है, तो ये भी नहीं है। उच्छिप्त व्यंजन, बिल्कुल सही, यही हमारा जवाब है। उच्छिप्त यानी फेंके हुए। ताड़न जात व्यंजन भी इनको कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि आप इनको बोल के देखें एक बार, ड और ढ, आपकी जीभ एक बार गोल लपेटा लेगी और इन वर्णों को बोलते समय बाहर की तरफ इनको फेंकेगी। तो इसीलिए इनको उच्छिप्त कहा जाता है, यानी फेंके गए व्यंजन है ये, ताड़न जात व्यंजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा आपने पढ़ी होगी, जिसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दिल्ली। दिल्ली जातिवाचक नहीं है, एक स्थान विशेष को इंगित कर रही है, इसलिए दिल्ली शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में देखिए छोटा। छोटा शब्द जो है वो एक तरह का विशेषण है, ना कि ये कोई संज्ञा का उदाहरण है। छोटा आम, छोटा लड़का, बड़ा लड़का। तो छोटा शब्द जो है वो विशेषण है। उसके बाद देखिए बचपन और घर। तो बचपन जो शब्द है वो एक अवस्था को सूचित कर रहा है, जो कि आपके भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी। ओके, तो ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ये भी हमारा इसका आंसर नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन है घर, यही जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि घर में सभी प्रकार के घर आ गए, छोटा घर, बड़ा घर, ऊंचा घर, छोट, है ना। तो यही आंसर इसका सही होगा, घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। संज्ञाओं का एक भेद है, भाववाचक संज्ञा। तो निम्न में से कौन सी संज्ञा जो है वो भाववाचक है? मिठास, जयपुर, खेल या मीठा? सही आंसर होगा इसका मिठास। बिल्कुल सही, आपने गैस कर लिया होगा। मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा है, एक तरह का भाव है जो छुपा हुआ रहता है। चीनी में मिठास है, गुड़ में मिठास है। ओके, खेल नहीं हो सकता। खेल जातिवाचक संज्ञा है। मीठा जो है ये एक विशेषण है। मीठा आम, खट्टा आंवला। तो मीठा एक विशेषण शब्द है। जयपुर शब्द जो है वो आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन मिठास सही होगा। मीठा से मिठास बना है, तो मिठास ही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उभयलिंगी शब्द है। उभयलिंगी यानी दोनों ही लिंग में इस एक शब्द को काम में लिया जाए। अध्यापक का तो अध्यापिका हो जाएगा, राजा का रानी हो जाएगा, शेर का शेरनी हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति शब्द ऐसा है जो कि उभयलिंगी है, जो कि महिला हो चाहे पुरुष राष्ट्रपति हो, दोनों को राष्ट्रपति ही बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेय शब्द का विलोम नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है नहीं है। यहाँ और नहीं भी कई बार कंफ्यूज करते हैं। तो हेय शब्द का मतलब होता है नफरत, घृणा। तो इसका विलोम जो नहीं है, देखिए प्रेम तो नफरत का हेय का विलोम है, स्नेह भी है और प्यार भी है। लेकिन घृणा शब्द जो है वो हेय शब्द का विलोम नहीं है, बल्कि घृणा शब्द तो हेय शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकुल का पर्यायवाची है दुकुल। पुष्प नहीं हो सकता। सुमन, प्रसून, कुसुम, फूल, ये पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल जो है जलज, पंकज, नीरज, ये सारे के सारे जो है ये कमल के पर्यायवाची है। और किनारा, तट, कुल, तीर, किनारा। अंतिम ऑप्शन बचता है वस्त्र। वस्त्र, चीर, पट, कपड़ा, ये सारे जो हैं इसके दुकुल के पर्यायवाची है। दुकुल कपड़े को ही, वस्त्रों को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। तत्सम और तद्भव
जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप देख लें कि इस जोड़े में पहला शब्द क्या है, तत्सम है, और दूसरा तद्भव है। इसका मतलब नीचे जो हमें जोड़े मिलेंगे, इन जोड़ों के अंदर भी पहला तत्सम होना चाहिए और दूसरा तद्भव होना चाहिए। बहुत सी बार इससे सवाल गलत हो जाते हैं, बच्चे देखते नहीं हैं और पहले तद्भव और बाद में तत्सम लिखा हुआ होता है, या पहले तत्सम या बाद में तद्भव होता है। तो नीचे जोड़े का मिलान भी उसी तरह से करना होता है। जैसे यहाँ पहला तत्सम दूसरा तद्भव है, तो नीचे देखेंगे हम कि पहला तत्सम कौन सा है और दूसरा तद्भव कौन सा है। देखिए कंकण और कंगन, ये पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव है, तो ये जोड़ा तो सही है। हमें बताना है जो जोड़ा सही नहीं हो। अहीर तत्सम है, आभीर तद्भव है। आमलक तत्सम है, आंवला तद्भव है। अंगूठा और अंगुष्ठ, ये देखिए ये गलत है, क्योंकि इसमें पहला जो है ये तत्सम नहीं है, ये अंगूठा शब्द जो है तद्भव है। अंगुष्ठ शब्द जो है अंगुष्ठ, ये आपका तत्सम है। तो यहाँ पर ये जो जोड़ा है ये मैच इससे नहीं हो रहा, इसलिए हमारा सही जवाब ये होगा। और अधिकतर आप ध्यान रखें, जितने भी चंद्र बिंदु से संबंधित शब्द होते हैं ये सारे शब्द तद्भव शब्द होते हैं। ये पता लगाने की ट्रिक है, जल्दी से पता करने की, कि जो चंद्रबिंदु शब्द है वो तद्भव शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पद प्रधान समास है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास, जिनमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद अलग अलग होते हैं और दोनों प्रधान होते हैं। कर्मधारय, इसमें पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है, तो इसमें तो दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु, द्विगु जिसमें कि पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और अव्ययीभाव समास, ये है वो अव्ययीभाव समास जो कि प्रथम पद प्रधान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए पै, पय, परी और पर, तो सही आंसर होगा आपका परी। परी प्लस आप्त, पर्याप्त। पर्याप्त शब्द में यदि संधि की बात करें तो यण संधि है, इको यणची। यण संधि का आपको पता होगा, यण संधि विधायक सूत्र है संस्कृत में, इको यणची पढ़ा होगा आपने। और इस सूत्र के तहत क्या होता है कि ई जो है वो य में, उ जो है वो व में, और री जो है वो रे में कन्वर्ट होता है। यण संधि अगर आपने पढ़ी है तो ई य, उ व, री रे, ये इस तरह से कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर परी जो है, परी का ई जो है वो यहाँ पर य में कन्वर्ट हुआ है। इसीलिए परी प्लस आप्त उपसर्ग अगर इसमें से निकालेंगे तो परी निकलेगा इसमें से। नेक्स्ट देखिए, खिलौना शब्द में प्रत्यय है। खिलौना, खिलौना जो है वो खेल से बना है, खेल शब्द से खिलौना बना है, तो सही प्रत्यय हमारा कौन सा होगा? ओना प्रत्यय सही होगा। लेकिन इसमें देखिए एक मात्रा है, इसमें दो मात्रा है, लेकिन यहाँ पर दो मात्राएं हमें दिखाई दे रही है, आई औ की मात्रा, इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधि व्याधि शब्द युग्म के सही अर्थ होंगे। आधि और व्याधि शब्द युग्म है, दोनों के अर्थ हैं अलग अलग, तो सही युग्म का सही जोड़ा कौन सा होगा? देखिए शारीरिक पीड़ा मानसिक, मानसिक शारीरिक, सामाजिक या मानसिक पीड़ा, कोई नहीं। तो सही जवाब, शायद आप पहुंच गए होंगे सही जवाब तक। आधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा। आप एक को याद रखें, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आधि और व्याधि में आप आधि को याद रखें। देखिए आधि शब्द को आप इस तरह भी कोरिलेट कर सकते हैं। हम अधिकतर ये शब्द काम में लेते हैं कई बार, आधा पागल है। आधा पागल है यानी मानसिक रूप से व्यक्ति सही नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? आधा पागल है। तो आधि को आप आधा कर लें, हैं? ये ट्रिक है दोस्तों, आपको अच्छी लगे तो आप याद रखना, अन्यथा आप छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो अपना तरीका बता रहा हूँ मैं किस तरह से याद करता हूँ। तो आधि को आप आधा पागल से याद रखेंगे, और आधे पागल क्या होता है? जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती उसको कहते हैं कि आधा पागल है। तो आदि शब्द का अर्थ हो गया मानसिक पीड़ा और व्याधि का अर्थ हो गया शारीरिक पीड़ा। एक को याद करेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य वे दो वाक्य होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, जिनके बीच का यदि संयोजक शब्द हटा भी दिया जाए तो भी वो दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, उनका स्वतंत्र आप उनको अर्थ रख सकते हो। जैसे देखिए इनमें, जब बारिश होती है तब मेंढक बोलते हैं, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए कंडीशन आ गई है, जब बारिश होती है। जब और तब, ये दो शब्द ऐसे आ गए जो कि इनको जो है मिश्र वाक्य बना रहे हैं, क्योंकि कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जब बारिश होती है तब मेंढक बोलते हैं, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड हो गए, निर्भर हो गए, इसलिए ये मिश्र वाक्य के उदाहरण है। राम पढ़ता है और सीता गाती है। राम पढ़ता है ये एक अलग वाक्य है, सीता गाती है एक अलग वाक्य, यानी दोनों का ही अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र है।
और संयोजक शब्द के द्वारा ये आपस में जोड़े गए हैं। तो इसका मतलब यही हमारा सही आंसर है और यही एक संयुक्त वाक्य है। राम पुस्तक पढ़ता है, ये तो एक सरल वाक्य हो गया। तो ये मिश्र वाक्य, ये संयुक्त वाक्य और ये सरल वाक्य। तो सही ऑप्शन हमारा होगा संयुक्त वाक्य का, राम पढ़ता है और सीता गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होने से क्या तात्पर्य है? वादे का पक्का होना नहीं, शत्रुता का बदला लेना नहीं, बहुत चालाक होना। यही हमारा सही जवाब है, बहुत चालाक होना। उस व्यक्ति को कहा जाता है कि इसके तो पेट में क्या है? दाढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक या संबंध बोधक। क्रिया विशेषण शब्द आपने पढ़े होंगे। क्रिया विशेषण के भेद हैं 4 प्रकार के, जिसमें पहला परिमाणवाचक है आपके, क्रिया कितनी मात्रा में हुई है उसको यदि हम माप तोल सकें तो परिमाणवाचक। कालवाचक यानी क्रिया कब संपन्न हुई है, भूतकाल में हुई है, भविष्य में हुई है, वर्तमान में चल रही है, तो वो होता है कालवाचक। रीतिवाचक यानी क्रिया को करने का ढंग, रीति क्रिया को करने का ढंग, धीरे धीरे तेज, धीरे धीरे चलो, तेज तेज चलो, तो ये रीतिवाचक होता है। तो ये तीनों ही भेद हैं क्रिया विशेषण के। संबंध बोधक जो है ये क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, करण कारक बोध कराता है। करण कारक तृतीय विभक्ति, पढ़ा होगा आपने। करण कारक, क्रिया को करने में जिस साधन का उपयोग किया जाए वो करण कारक होता है। साधक तमम करणम, संस्कृत में सूत्र है साधक तमम करणम, यानी क्रिया को करने में जिस साधन का उपयोग किया जाए। राम ने रावण को तीर से मारा, तो किससे मारा? तीर से। यानी मारने वाली जो क्रिया राम कर रहा है उसमें वो प्रयोग किसका कर रहा है? तीर का प्रयोग कर रहा है। तो तीर यहाँ क्या है? करण कारक का बोध करवा रहा है। तो करण कारक बोध करवाता है कारण का, क्रिया का, साध्य का या साधन का। तो मैंने अभी भी बोला सूत्र आपके सामने, साधक तमम करणम, यानी साधन जो होता है क्रिया को पूरा करने में वही क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक को शुल्लेख योग्य बनाना। बालक को घर पर व्यस्त रखना? बिल्कुल नहीं, व्यस्त थोड़ी रखना है भाई। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के अवसर देना, पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो कौन सा होगा सही आंसर? आंसर नंबर जाएंगे हम 3 नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना। स्कूल में उसने पाठ पढ़ लिया है, घर जाके उस पाठ को दोहरा लेगा वो गृह कार्य जब करेगा उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि है। निगमन विधि यानी पहले नियम और फिर उदाहरण देकर बच्चों को समझाना। जैसे आप संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा में पहले आपको जो है संज्ञा के नियम बताए जाते हैं कि अक सवर्ण दीर्घा, ए प्लस ए मिल के आ हो जाता है, ई प्लस ई मिल के बड़ी ई हो जाता है। तो इस तरह से ये आपको बताए जाते हैं, तो ये नियम है। उसके बाद में परिभाषाएं, परिभाषाओं के बाद में अंत में आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, विद्या प्लस आल्य विधाल्य। तो ये निगमन विधि है। निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद में अंत में जो है वो एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो निगमन और इसकी एक अपोजिट होती है आगमन। आगमन में पहले उदाहरण दे दिए जाते हैं, बच्चों को सीधे ही एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उसके बाद में नियम बताए जाते हैं। तो निगमन विधि जो है वो एक तरह से अमनोवैज्ञानिक विधि है। छोटी कक्षा के बालकों के लिए ये उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसको अमनोवैज्ञानिक विधि कह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर वाचन व द्रुत वाचन ये दोनों किसके भेद हैं? वाचन 2 तरह का वाचन, गंभीर वाचन यानी कि गंभीरता के साथ पढ़ना और द्रुत वाचन यानी तेजी से पढ़ना, ये किसके भेद हैं आपके हिसाब से? आदर्श वाचन जो कि शिक्षक करता है, अनुकरण वाचन बालक करते हैं, सहस्वर वाचन जिसमें बालक समूह में वाचन करते हैं, मौन वाचन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? मौन वाचन। जब बालक मौन रह करके वाचन करता है, शिक्षक उसको कहता है, वो चुपचाप बैठ के पढ़ता है तो गंभीर रूप से पढ़ता है धीरे धीरे, तो गंभीर वाचन, और तेजी के साथ वो पाठ को पढ़ता है तो द्रुत वाचन। तो ये दोनों भेद किसके हैं? मौन वाचन के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? छात्रों को स्वाध्याय की प्रवृत्ति की ओर बढ़ा सकता है। बालक स्वयं अध्ययन करें स्वाध्याय, बिल्कुल सही। शिक्षकों द्वारा नए शब्दों का प्रयोग करना, नए नए शब्द शिक्षक प्रयोग करेंगे तो बालक भी सीखेंगे। शब्दकोश का उपयोग करेंगे, डिक्शनरी का यूज़ करेंगे तो भी बच्चों के ज्ञान कोश में, शब्दकोश में वृद्धि होगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है उक्त सभी ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है,
बालक को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? बोलना, अक्षर सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या बारखड़ी सिखाना। क्या जरूरी है लिखना सिखाने से पहले? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे, लेखन से संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना। यानी बालक को पहले आप पढ़ाने से पहले आप उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करें, पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करें उसके अंदर। जिस प्रकार थॉर्नडाइक ने कहा है तत्परता का नियम, बालक को तत्पर करें पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए उसे उत्तेजित करें, उसके सामने उद्दीपन रखें, तभी तो क्रिया करेगा वो। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म स्ट्रिप किस प्रकार की सहायक सामग्री है? फिल्म स्ट्रिप देखी होगी आपने, रील होती है, एक रंगीन कलरफुल रील होती है और वो दिखाई जाती है, उस पर लाइट डाली जाती है, लाइट डाल के उसको दिखाते हैं पर्दे पर। या फिर आपने देखा होगा मेलों में भी छोटे छोटे एक खिलौने कैमरा मिलते हैं, उसमें एक जगह लेंस लगा होता है, उसके अंदर आपको देखना होता है और ऊपर एक ट्रिगर होता है, इसको घुमाते हैं तो रील घूमती है और आप जब उस लेंस में से देखते हैं तो आपको चित्र दिखाई देते हैं और वो स्ट्रिप जो है आपके ऊपर वाले इस लीवर को घुमाने से वो स्ट्रिप घूमती रहती है। तो वही जो है वो फिल्म स्ट्रिप है। तो किस तरह की सामग्री है भाई? आप देख पा रहे हैं केवल उसको, तो इसका मतलब कैसी है? दृश्य सामग्री है फिल्म स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रयोग को बार बार करने पर भी यदि समान परिणाम दे तो वह परीक्षण है। प्रयोग को आप बार बार कर रहे हो, परिणाम जो है वो समान दे रहा है, तो इसका मतलब वो परीक्षण किस प्रकार का है? विश्वसनीय परीक्षण है। व्यापक का मतलब है कि उसके अंदर सारी विषय वस्तु आप समाहित कर लें तो वो व्यापक परीक्षण होता है। सारी विषय वस्तु जितने मान लो 20 पाठ हैं, सारे 20 पाठों में से आपने अगर प्रश्न तैयार किए हैं तो इसका मतलब वो आपका टेस्ट कैसा होगा? व्यापक होगा, व्यापक लिए हुए होगा। वैध यानी अपने उद्देश्यों की जब कोई परीक्षण पूर्ति करता है तो वैध परीक्षण माना जाता है, वैलिड। वस्तुनिष्ठ, जब छात्रों पर एक ही छात्र ग्रुप पर समूह पर उस परीक्षण को बार बार किया जाए और छात्रों के अंकों में यदि समानता रहे तो वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। और सही जवाब हमारा क्या होगा? विश्वसनीय, रिलायबल। रिलायबिलिटी होती है जब परीक्षण को बार बार करते हैं और वो समान परिणाम देता है तो हम उसको विश्वसनीय परीक्षण कह सकते हैं, यानी कि विश्वास योग्य परीक्षण है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक इकाई के साथ मूल्यांकन होना क्या कहलाता है? यानी प्रत्येक इकाई, एक इकाई कंप्लीट हो गई और उसके साथ ही बालकों का मूल्यांकन आपने कर लिया तो उसे क्या कहेंगे? सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन यानी कंटिन्यूस मूल्यांकन करना। उत्पादक मूल्यांकन, पश्च मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? सतत मूल्यांकन, जो कि CCE का भाग है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसका भाग है सतत मूल्यांकन, जिसमें कि योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन किए जाते हैं। साल के एंड में दिसंबर में और मार्च में 2 बार योगात्मक मूल्यांकन होते हैं और 4 बार रचनात्मक मूल्यांकन किए जाते हैं, पढ़े होंगे आपने। तो वो सभी जो है वो CCE पैटर्न पर आधारित है। तो इसको हम कहेंगे सतत मूल्यांकन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किए जाने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? अधिगम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और छात्रों ने कितना ग्रहण किया है, इसकी जांच के लिए हम कौन सा परीक्षण करेंगे? उपचारात्मक परीक्षण नहीं। उपचारात्मक परीक्षण तो बालक की, कोई कमज़ोर बालक है, पिछड़ा बालक है, उसकी कमजोरी पता करके और फिर जो परीक्षण किया जाता है उसे उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, जो कि उपचारात्मक परीक्षण से पहले होता है। निदान, पहले निदान करते हैं। निदान यानी रोग का पता करना, बालक की क्या कमजोरी है, किस क्षेत्र में कमजोर है, उसके बाद उसका उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। बालक ने कितना ग्रहण किया, उसने कितना सीखा, अचीव कितना किया उसने, तो इसके लिए उपलब्धि परीक्षण लिया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस मॉडल टेस्ट पेपर का, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कितने योगात्मक मूल्यांकन किए जाते हैं? अभी भी मैंने बात की, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने जवाब दे दिया इसका आपको। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 2 जो है वो योगात्मक मूल्यांकन हम करते हैं, एक दिसंबर में और एक सत्र के समाप्ति पर यानी कि मार्च में। 2 योगात्मक मूल्यांकन किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा
इस तरह के मॉडल टेस्ट पेपर लगातार प्रतिदिन एक मॉडल टेस्ट पेपर रीट से संबंधित हर विषय का अपलोड होता है। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।